नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाई आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जामों के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। और ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं जिससे आप लोग के आने वाले एग्जामों में प्रश्न लड़ सकते हैं, और इनसे संबंधित बिंदुओं को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, बायो से है। बायो से पहला प्रश्न, यहाँ पे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन हो जाएगा। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जानते हैं? कुष्ठ रोग को इसे हैंसन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंसन रोग। और ये बात जो है ये एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में ये पूछा गया है, हैंसन रोग भी कहते हैं और कहीं कहीं पे इसे कोढ़ रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोढ़ रोग भी कहते हैं। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए, अगर आपसे पूछे ये कुष्ठ रोग के बारे में, ये कैसी बीमारी है, तो ये बीमारी संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी किसे कहते हैं? जो छुआछूत से फैलता है। संक्रामक बीमारी किसे कहते हैं? जो छुआछूत से फैलता है। संक्रामक बीमारी किसे कहते हैं? जो छुआछूत से नहीं फैलता है। जैसे हो गया आपका कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये सभी छुआछूत से नहीं फैलते, ये असंक्रामक रोग होते हैं। ठीक। और इसमें जीवाणु कौन सा होता है? तो ये जीवाणु के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। माइक्रोबैक्टीरियम यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसका क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम एक लेप्री होता है, लेप्री वायरस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री वायरस, और एक होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमैटिक्स वायरस। क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमैटिस वायरस होता है। तो यहाँ पे वायरस है भाई, तो नाम अजीब रहेंगे ही, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे ये हैंसन रोग जो है ये प्रभावित शरीर को किस भाग को प्रभावित करता है? प्रभावित अंग पूछ ले, किसको प्रभावित करता है? तो ये आप लोग बताएंगे ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। और साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे त्वचा को भी प्रभावित करता है। किसको? त्वचा को भी प्रभावित करता है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि कुष्ठ रोग दिवस अभी हम लोग कब मनाए हैं? 2025 में। कुष्ठ रोग दिवस 2025 में मनाया गया है। कब मनाया गया? 2025 में। तो इसका एक बात ये है ना कि ये 26 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 जनवरी। क्यों 26 जनवरी को? क्योंकि ये माह के मतलब जनवरी माह के अंतिम रविवार के दिन मनाया जाता है। जनवरी माह के अंतिम रविवार के दिन इसे मनाया जाता है। ठीक। जब भी अंतिम रविवार होगा जनवरी में तब इसको मनाया जाएगा। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कुष्ठ रोग को और क्या नाम जानते हैं। तो इसे हैंसन रोग भी कहते हैं और इसे कोढ़ रोग भी कहते हैं। किस रोग को? कोढ़ रोग भी कहते हैं। ठीक। प्रभावित किसे कहता है? तंत्रिका तंत्र और त्वचा को ये प्रभावित करता है। और ये बीमारी कैसी? संक्रामक बीमारी है जो छुआछूत से फैलती है। जीवाणु कौन से होते हैं? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री वायरस और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमैटिक वायरस, हमने बताया लेप्रोमैटिस वायरस। ठीक। ये दो वायरस की वजह से ये फैलता है। ठीक। चलिए इसका आगे अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? ये करंट अफेयर से प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपके एग्जामों में जो छपने वाले हैं वो यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो 43 वर्तमान समय में विश्व विरासत स्थल है। अगर आपसे पूछे कि 43वां कौन है, तो वो मोइदम है। कौन है? मोइदम 43वां विश्व विरासत स्थल है। ये मोइदम कहाँ पे है? असम में। असम में है मोइदम। ठीक। और 43 विश्व विरासत में से अगर आपसे पूछे कि इसमें सांस्कृतिक कितने हैं, सांस्कृतिक, और इसमें पूछ ले कि प्राकृतिक कितने हैं, ऐसे कितने हैं जो प्राकृतिक हैं, और उसके बाद पूछ ले प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल कितने हैं, ऐसे कितने हैं जो मिक्स हैं। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। मिक्स पूछेगा तो एक बताएंगे, प्राकृतिक पूछेगा तो कल्चरल इसमें 7, प्राकृतिक 7 हैं, और सांस्कृतिक इसमें 35 हैं। तो ये हमारे पास कुल मिला के 43 विश्व विरासत स्थल हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ विश्व विरासत स्थल के बारे में अगर आपसे पूछे कि 39 नंबर का विश्व विरासत स्थल कौन सा था, तो ये था रामप्पा मंदिर। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है पूछ ले। रामप्पा मंदिर 43वां विश्व विरासत था, और ये कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। उसके बाद अगर 40वां पूछ ले क्या था, तो धौलावीरा था। 44वां कौन था? धौलावीरा था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और धौलावीरा कहाँ पे है? तो ये लोथल गुजरात में है। ये भी बातें आप लोग गुजरात में है। उसके बाद 41वां पूछ ले कहाँ पे है?
41वां विश्व विरासत स्थल कौन था? तो ये शांति निकेतन था। कौन था? शांति, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, शांति निकेतन। ठीक, ये 40 नंबर का विश्व विरासत स्थल था, शांति निकेतन था। ये भी बातें आप लोग ध्यान, शांति निकेतन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। और 42 नंबर का कौन था? तो 42 नंबर का होयलेश्वर मंदिर। कौन था? होयलेश्वर मंदिर था। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। होयलेश्वर मंदिर वैसे कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कुल कितने विश्व विरासत स्थल वर्तमान समय में 43 विश्व विरासत स्थल हैं, और हमारा नवीन विश्व विरासत स्थल पूछ ले कौन सा है वर्तमान समय में, तो वो है मोइदम। मोइदम कहाँ पे है? असम है। ऐहोल राजवंश का क्या है? कब्रिस्तान है। सांस्कृतिक विरासत स्थल कितने हमारे पास? 35 हैं। उसके बाद हमने बताया प्राकृतिक कितने हैं? 7, और एक मिक्स विश्व विरासत स्थल है। और 39 नंबर का विश्व विरासत स्थल कौन बना था? तो वो रामप्पा मंदिर। और 40वां कौन बना था? धौलावीरा बना था। 41वां कौन बना था? तो वो शांति निकेतन बना था विश्व पश्चिम बंगाल में। और 42 नंबर का कौन था? होयलेश्वर। अभी नवीनतम कौन बना है? मोइदम बना है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ गया, और इंपॉर्टेंट है ये इंडियन ज्योग्राफी से। कह रहा है कि साइलेंट वैली, इसे ही क्या बोलते हैं? इसे शांत घाटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत घाटी भी बोलते हैं। ये पूछ रहा है कि ये भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में। भैया ये केरल राज्य में है। आइए चलिए केरल से कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री। कौन है? पिनराई विजयन यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि केरल की जो शास्त्रीय भाषा, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, शास्त्रीय भाषा क्या है केरल की? तो यहाँ की शास्त्रीय भाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम यहाँ की शास्त्रीय भाषा है। ये भी आप लोग यहाँ पे, आप लोग रंगे हाथ यहाँ पे नोट करेंगे। तट कौन सा है? तो यहाँ पे मालाबार तट है। कैसा तट है? मालाबार तट कहाँ पे है? केरल में है। ठीक, और शास्त्रीय नृत्य यहाँ का क्या है? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य केरल का क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो आपका कथकली है। कौन सा है? कथकली। और दूसरा आपका कौन है? मोहिनी अट्टम। कथकली और क्या है? मोहिनी अट्टम है। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछे कि यहाँ का मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट यहाँ का क्या है? तो यहाँ पे जो मार्शल आर्ट है केरल का वो है कलारी पट्टू। क्या है? कलारी पट्टू यहाँ का क्या है? मार्शल आर्ट। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसे शांत घाटी बोलते हैं, ये कहाँ पे है? केरल में है। यहाँ के केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। शास्त्रीय भाषा यहाँ का क्या है? मलयालम बोला जाता है यहाँ पे। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे पूछ ले कौन सा है? तो मोहिनी कथकली है, और मोहिनी अट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य। मार्शल आर्ट हमने बताया क्या है? कलारी पट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है? केरल का मार्शल आर्ट है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और बाबू सोना के पास भी शेयर कर दीजिए। और इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया पीडीएफ का, आप लोग को वहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न करंट अफेयर से है। कह रहा है कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये वाला भी जो है महिला T20 विश्व कप जो है अभी मलेशिया में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे? ये करंट अफेयर का प्रश्न है। मलेशिया में 2025 में प्रारंभ हुआ है। संस्करण पूछेगा कौन सा था? तो अभी ये जो है संस्करण दूसरा था, और दूसरा वाला संस्करण था। यहाँ के कप्तान पूछ ले कौन था? कप्तान जो है अभी हाल ही में कप्तान निक्की प्रसाद यहाँ की कप्तान है। कौन है? निक्की प्रसाद यहाँ की कप्तान है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछ लेगा कि यहीं पे पहला आयोजन कहाँ पे हुआ था अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला आयोजन, तो ये भी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। तो पहला आयोजन जो है ये 2023 में हुआ था। कब? 2023 में हुआ था। और ये कहाँ खेला गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में तो खेला गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसके विजेता कौन थे? विजेता तो भारत था। कौन था? भारत इसके विजेता थे। और उसके बाद उप विजेता पूछ ले कौन था? उप विजेता कौन था? तो इसका उप विजेता जो है वो इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड था। अगर आपसे पूछे कि इसमें इस वाले में जो है कप्तान कौन था? इसमें कप्तान कौन था? तो वो थे हमारे
वो है शेफाली वर्मा कप्तान थी। कौन थी? शेफाली वर्मा। तो ये दोनों बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये मलेशिया में हुआ है। इसका संस्करण कौन सा था? दूसरा वाला जो है संस्करण है। और कप्तान इसकी कौन है? निक्की प्रसाद। ये हो गया करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। ये सारे करंट अफेयर से हैं। ये पहले दूसरे वाले संस्करण के बारे में इतनी बात हो गई। और पहला वाला जो आयोजन था ये 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भारत इसका विजेता था, उप विजेता इंग्लैंड था। कप्तान इसकी कौन थी? शेफाली वर्मा इसकी कप्तान थी। अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ चुका है। जंतर मंतर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको क्या कहते हैं? वेधशाला भी बोलते हैं, वेधशाला बोलते हैं। और ये पूछा जाता है कि किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था, कौन बनाया था? तो ये जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। किसने? जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। जयसिंह सेकंड। एक जयसिंह और थे, लेकिन आप लोग याद रखना है जयसिंह सेकंड। कुल कितने वेधशाला थे? 5 वेधशाला। देखिए एक तो आपका दिल्ली में था, एक आपका जयपुर में था। और ये जयपुर वाले के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ये सबसे बड़ा जंतर मंतर था, ये सबसे बड़ा वेधशाला था। उसके बाद आपके मथुरा में था, और उसके बाद वाराणसी में भी है। उसके बाद आपका एक और जगह कौन सा? उज्जैन में भी जंतर मंतर है। कहाँ पे? उज्जैन में भी है। तो उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारे पास जंतर मंतर है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे रंगे हाथ आप लोग को ये भी बताना है। अगर आपसे पूछे कि नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? या फिर आपसे पूछे कि जयपुर की स्थापना किसने किया था? जयपुर की जो है स्थापना, जयपुर कहाँ की राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना भी कौन किए थे? जयसिंह द्वितीय ने किया था। किसने? जयसिंह सेकंड ने ही किया था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ये पे रंगे हाथ याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए दिल्ली में जंतर मंतर किसने बनवाया था? जंतर मंतर को ही वेधशाला भी बोला जाता है। ये किसने बनवाया था? जयसिंह सेकंड ने ही बनवाया था। 5 वेधशालाएं कुछ है, एक दिल्ली में और एक जयपुर में, 2 उत्तर प्रदेश में, मथुरा और वाराणसी में, एक उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ठीक, नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो वो भी आपके जयसिंह द्वितीय ने। जयपुर की स्थापना किसने किया था? जयसिंह द्वितीय ने। आप लोग रंगे हाथ याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा वन जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वन है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगली बात, अगर आपसे पूछे कि प्रतिशत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, किस राज्य के पास प्रतिशत में सर्वाधिक जो है वन किसके पास में है? तो वो आपके पास किसके पास में है? मिजोरम के पास में है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे भारत में सबसे ज्यादा वन वृद्धि किस राज्य में है, मतलब सबसे ज्यादा वन किस राज्य में बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा जो है ज्यादा वन की वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाले के अनुसार ये छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वन की बढ़ोतरी हुई है। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 वाला है। ये 2 वर्ष पे ये जारी होता है। अभी जो 2025 वाला रिपोर्ट है वो आया नहीं है, तो इसे ही आप लोग अभी याद रखेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन जो है मिजोरम में है। और सबसे ज्यादा वन वृद्धि किस राज्य में हुआ है? वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पहली बार अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है करंट अफेयर का प्रश्न है। आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो वो 2 लोगों को इस बार दिया गया है। एक तो आपके सुच्चा सिंह को दिया गया है, सुच्चा सिंह, और एक आपको किसी को दिया है? मुरलीकांत पाटेकर को। किसको दिया गया? मुरलीकांत पाटेकर के बारे में आप लोग नहीं जानते तो अभी एक मूवी आई थी 2024 में, चंदू चैंपियन। वो मुरली पाटेकर की ही कहानी है। ठीक, अभी करंट अफेयर का कुछ प्रश्न देख लेते हैं कुछ पुरस्कारों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि हैरी मेसेल पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है? हैरी मेसेल पुरस्कार ये किसको दिया गया? तो हैरी मेसेल जो पुरस्कार है, अगर आपसे पूछे कि ये कौन देता है, तो ये IUCN देता है। कौन? IUCN जो क्या करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है, इसके द्वारा दिया जाता है। ये किसे दिया गया है? तो ये विभव तालुकहार को दिया गया इस बार। किसे दिया गया है? विभव तालुकहार को
इस बार दिया गया है। ठीक, अगला अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी, अगर आपसे पूछे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, अगर आपसे पूछे किसको दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये 2024 वाला किसे दिया गया, ये वेरोनिका मिशेल को दिया गया। किसे दिया गया, वेरोनिका मिशेल को दिया गया। तो ये भी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पुरस्कार वगैरह याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ, ये पुरस्कार किसे मिला है इस बार, तो वो माधव गाडगिल को मिला है। किसको, माधव गाडगिल को मिला है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि पहली बार अर्जुन अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट, पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं दिया जाता था, इस बार दिया गया है। किसको किसको दिया गया, सुच्चा सिंह और मुरलीकांत पाटेकर को दिया है। करंट अफेयर का अगला प्रश्न है कि हैरी मेसेल पुरस्कार किसे मिला है, तो ये विभव तालुकहार को मिला है। किसे, विभव तालुकहार, IUCN के द्वारा इसे दिया जाता है। IUCN द्वारा इसे दिया जाता है, जो रेड डाटा बुक जिसमें विलुप्त प्राणियों को रखा जाता है जारी करता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार किसे दिया गया, तो ये वेरोनिका मिशेल को दिया गया। किसे, वेरोनिका मिशेल को। चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे दिया गया, ये माधव गाडगिल जी को दिया गया है। ठीक, इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत न आने वाला सुरक्षा बल कौन सा है, तो रेलवे सुरक्षा बल जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। रेलवे सुरक्षा बल, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, आरपीएफ, ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। रेलवे सुरक्षा बल ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत, ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर यहीं पे रंगे हाथ आपसे पूछ ले कि हमारे रेल मंत्री कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो हमारे रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव वर्तमान समय हमारे रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव कौन है, हमारे रेल मंत्री है। ये भी आप लोग को रंगे हाथ याद रखना है। गृह मंत्रालय के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि गृह मंत्री कौन है हमारे पास, तो मोटा भाई अमित शाह कौन है, अमित शाह आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारे गृह मंत्री हैं। और जो है गृह मंत्रालय में कौन कौन से फोर्स आते हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गृह मंत्रालय में कौन कौन से फोर्स आते हैं, तो गृह मंत्रालय में आपका कौन सा हो गया, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आ गया, BSF हो गया। गृह मंत्रालय में CRPF हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, और CISF हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया। उसके बाद आपका CISF होता है यार, CISF हो गया। उसके बाद ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर बॉर्डर पुलिस हो गया। उसके बाद आपका NSG हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसे आप लोग कहते हैं, NDRF हो गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो गया, NDRF। तो ये सभी किस मंत्रालय में आते हैं, गृह मंत्रालय में आते हैं। जबकि RPF जो है आपका, RPF जिसे रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं, ये आपका आता है किस मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में आता है। ये जो रेलवे पे आप लोग, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप लोग पुलिस को देखते होंगे, वो RPF वाले रहते हैं। ठीक, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग को इससे पता चलेगा कौन से गृह मंत्रालय के पुलिस हैं, कौन से आपके रेल मंत्रालय के पुलिस हैं। ठीक, तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। और जो ये यूपी पुलिस, MP पुलिस और बिहार पुलिस ये सभी होता है, वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल ये RPF जो होता है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रेल मंत्रालय के। रेल मंत्री हमारे कौन है, अश्विनी वैष्णव है। अमित शाह कौन है, क्या है, हमारे गृह मंत्री हैं। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत BSF आता है, CRPF आता है, CISF आता है, ITBP आता है, NSG आता है, NDRF आता है, और SSB भी आप लोग नोट करेंगे, ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न फिर आ चुका है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि किस ग्रीन हाउस गैस को लॉफिंग गैस कहते हैं। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में पहले देखिए कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। N2O जिसे लॉफिंग हाउस गैस कहते हैं, CO2 ये ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद आपका हो गया, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया CO2। और जलवाष्प भी क्या है, जल वाष्प भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक,
तो ये इतनी गैसों के बारे में आप लोग को ध्यान रखना। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो ये N2O को ही कहते हैं, N2O को ही लाफिंग गैस कहते हैं, जिसके बारे में एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अगर आपसे पूछे कि N2O को ही क्या बोलते हैं, इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसका नाम दे देता है, कभी कभी सूत्र भी दे देता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में धूम मचाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद वहीं पे अगर आपसे पूछे कि मार्स गैस किसे कहते हैं, मार्स गैस किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। किसे, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले पे कि अश्रु गैस किसे कहते हैं, अश्रु 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 अगर आपसे पूछे कि अश्रु गैस किसे कहते हैं, तो अश्रु गैस किसे कहते हैं, तो क्लोरोपिक्रीन को कहते हैं अश्रु गैस। किसे कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन को कहते हैं अश्रु गैस। तो ये भी बातें आप लोग को यहीं पे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे यहीं पे कि ग्रीन हाउस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं किसको, तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। ये इसका आंसर है। और फिर N2O को क्या कहते हैं, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है या फिर वैश्विक तपन, ग्लोबल वार्मिंग गैस हैं। ठीक। और मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को कहते हैं CH4। अश्रु गैस किसे कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन को कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका, भारत में अंटार्कटिका कितने अनुसंधान केंद्र है, तो अनुसंधान केंद्र यहाँ पे 3 है। कौन कौन से हैं, पहला अनुसंधान केंद्र का नाम है गंगोत्री। क्या है, सॉरी मंगोत्री नहीं, गंगोत्री। पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, गंगोत्री। और गंगोत्री वर्तमान समय क्या हो चुकी है, निष्क्रिय हो चुकी है। निष्क्रिय का मतलब अभी ये काम नहीं कर रही है। और दूसरे अनुसंधान केंद्र का नाम है मैत्री। 3 अनुसंधान केंद्र, टोटल 3 अनुसंधान केंद्र यहाँ पे लिख लीजिए। और दूसरे वाले का नाम मैत्री, ये अभी कार्य कर रही है। तीसरे वाले का नाम क्या है, तीसरे वाले का नाम है भारती। क्या नाम है, भारती। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप लोग को ध्यान रखना है, अंटार्कटिका को अगर आपसे पूछे क्या कहा जाता है, तो इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। इसको ही क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गतिशील महाद्वीप। क्या कहते हैं, गतिशील महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। इसको ही कहा जाता है क्या महाद्वीप, इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक। तो इतनी बातें आप लोग, समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम हमने बता दिया, श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अंटार्कटिका की ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए, अंटार्कटिका की ऊंची जो चोटी है उसका नाम बता दीजिए, तो इसका नाम है विंसन मैसिफ। क्या नाम है, विंसन मैसिफ इसका नाम है। क्या है, विंसन मैसिफ। ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि भारत में अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि पहला है गंगोत्री जो कि अभी कार्य नहीं कर रहा है, दूसरा है मैत्री, तीसरा है भारतीय। और अंटार्कटिका को क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसे बोलते हैं। और बात करते हैं इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो विंसन मैसिफ इसकी ऊंची चोटी का नाम है। तो इतनी मुख्य बिंदुएं इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जो कि फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, और ये वाला प्रश्न भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से है और एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। एक अलग ही लेसन होता है भारत और अंटार्कटिका। यहाँ पे क्या होता है, शोध संस्थान किए जाते हैं। यहाँ पे कोई रहता नहीं है। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। इस वजह से यहाँ पे शोध के लिए ही लोग केवल जाते हैं। ठीक। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है, बौना ग्रह पूछ ले या फिर पूछ ले वामन ग्रह पूछ ले। वामन मतलब ही बौना होता है। ये किस ग्रह को कहते हैं, ये प्लूटो को कहते हैं। प्लूटो का एक अन्य नाम भी है, इसे यम ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यम ग्रह भी इसे कहते हैं। और ये हमारा कौन सा ग्रह है, तो ये हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था। कौन सा ग्रह था, 9वां ग्रह था, जिसे अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। IAU की सम्मेलन होती है, IAU इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन बोलते हैं या फिर हाँ यूनियन ही बोलते हैं। इसका जो सम्मेलन होता है, इसका सम्मेलन हुआ, कब सम्मेलन हुआ, तो इसका सम्मेलन 2006 में हुआ था। कब, 2006 में। और कहाँ पे हुआ था, प्राग में हुआ था।
और उसमें क्या कर दिया गया, इसे ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये क्यों बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ये वरुण ग्रह की कक्षा को क्या करता था, काटता था। वरुण ग्रह की क्या करता था, ग्रह की जो कक्षा है इसको क्या करता था, कक्षा को काटता था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था। तो इतनी बातें इससे याद रखेंगे। देखिए किस ग्रह को वौना ग्रह या फिर वामन ग्रह कहा जाता है, तो ये यम ग्रह को कहा जाता है, या फिर यम को ही क्या कहते हैं, प्लूटो कहते हैं, या फिर इसे यम ग्रह भी कहते हैं। ये हमारा 9वां ग्रह था जिसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आयु के सम्मेलन 2006 में इसे क्या कर दिया गया, प्राग में हुआ था, और ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, इसे बाहर निकाल दिया गया। वरुण ग्रह की बात करें, ये कक्षा वरुण ग्रह की कक्षा को क्या करता था, काटता था। अगला प्रश्न फिर महत्वपूर्ण है, क्या है कि बायोगैस का मुख्य भाग क्या है। तो बायोगैस जो होता है, या फिर बायोगैस का मुख्य भाग पूछ ले, या फिर गोबर गैस का मुख्य भाग पूछ ले, या फिर सीएनजी में कौन सी गैस होती है, सीएनजी में कौन सी गैस होती है, तो वो कौन सी गैस होती है, मीथेन ही होती है। कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। मीथेन क्योंकि क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है CH4 होता है, इसे ही बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस ही बोलते हैं इसे। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ से पाया जाता है, जो है मीथेन गैस कहाँ पे उत्पन्न होती है अधिक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, धान की खेत में। ये एग्जाम में पूछा गया, धान की खेत में पाया जाता है, या फिर ये आप लोग को ध्यान रखना है कि दलदली भूमि में पाया जाता है। कहाँ पे, दलदली भूमि में पाया जाता है। तो ये दोनों बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब कुछ और अन्य जो गैसों से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि फल के पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, फल के पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि एलपीजी गैस जो हमारे लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो हमारे घरों में पाया जाता है, इसमें कौन सी गैस का होता है, तो ये क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस होता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस इसमें होता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगर आपसे पूछे कि गोबर गैस का मुख्य भाग क्या है, या फिर बायोगैस का, या फिर सीएनजी में, तो इसमें मीथेन ही पाया जाता है। सूत्र CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। उत्पन्न कहाँ से होता है, ये धान की खेती में, दलदली भूमि में, या फिर पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ जहाँ पे सड़ते गलते हैं वहाँ पे मीथेन गैस पाया जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग, एथिलीन गैस का प्रयोग, और हमने बताया एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ चुका है, और ये इंडियन ज्योग्राफी से है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए गंगा नदी की बात करें, जब बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती हैं तो इन्हें पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा नाम से जाना जाता है। वैसे गंगा की बात में महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये गंगोत्री हिमानी से होता है। कहाँ पे, गंगोत्री जो है, गंगोत्री हिमानी। और गंगोत्री हिमानी आपसे पूछे ये कहाँ पे है, तो ये आप लोग बताएंगे ये उत्तरकाशी में है। कहाँ पे, उत्तरकाशी जिला। और ये कहाँ पे, उत्तरकाशी, ये उत्तराखंड में, उत्तरकाशी उत्तराखंड में जो है इनका उद्गम होता है। उसके बाद जहाँ पे उद्गम होता है ना, उद्गम स्थल पे पूछ ले यहाँ पे नाम क्या होता है, तो उद्गम स्थल पर क्या है यार, उद्गम स्थल पर नाम इनका भागीरथी होता है। क्या होता है, भागीरथी होता है। फिर इनका गंगा नाम कब पड़ता है, आपसे पूछे कि गंगा नदी का गंगा नाम कब पड़ता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देवप्रयाग के बाद क्या पड़ता है, देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी जो है अपना मैदानी भाग में कब प्रवेश करती है, मैदानी भाग में गंगा नदी प्रवेश कब करती है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हरिद्वार के पास से ये मैदानी भाग में, हरिद्वार के पास से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया। गंगा नदी के बारे में बात करें, लंबाई अगर पूछ ले तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई कितनी है गंगा नदी की, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई है। अगर आपसे पूछे ये अपना जल कहाँ पे गिराती हैं या फिर मुहाना कहाँ बनाती हैं, तो ये
बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। तो इतनी बातें गंगा नदी के बारे में आप लोग को छापनी है। जो हमने बताया सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो ये जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे है हमने बताया गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमानी उत्तरकाशी उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और उद्गम स्थल पे इनका नाम क्या होता है, भागीरथी नाम से जानते हैं। ठीक, और उसके बाद गंगा नाम कब पड़ता है, तो देवप्रयाग के बाद इनका नाम गंगा पड़ता है। और मैदानी भाग में जहाँ ये प्रवेश करती हैं वहाँ पे हरिद्वार के पास से ये मैदान में आ जाती है। और मुहाना बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, और 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर से प्रश्न है। कंप्यूटर के भी प्रश्न, एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एक दो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और सभी ऊट पटांग क्वेश्चन रहते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है कि मैक ओएस किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जो है मैक ओएस था ना, ये एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका है, एप्पल कंपनी। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी कुछ कंपनियां अपना जो है और भी ऑपरेटिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लैपटॉप वगैरह में डिवाइस, लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। सिस्टम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम क्या है, MS डॉस। डॉस का अर्थ क्या होता है, MS डॉस ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो हम लोग कंप्यूटर में, सामान्य कंप्यूटर में क्या चलाते हैं, विंडोज 7 चलाते हैं। जब कंप्यूटर खुलता है तो वहाँ पे लिखा रहता है विंडोज 7, और उसके बाद विंडोज 8 चलता है, विंडोज 8 भी चलता है, विंडोज 8 और विंडोज 9 नहीं है, विंडोज 10 है। विंडोज 10 है अभी लेटेस्ट वाला जो है। विंडोज 11 है, कौन सा है, विंडोज 11 है। उसके बाद कौन सा चलता है, विंडोज यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स, ये सभी चलता है। तो ये भी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना। विंडोज विस्टा भी चलता है, विंडोज विस्टा भी चलता है। या फिर ऐसे ही आप लोग याद रखेंगे, याद नहीं होगा तो केवल सुन लीजिए, आप लोग को कुछ तो याद रहेगा। यूनिक्स चलता है, विंडोज लिनक्स भी चलता है, लिनक्स बोल ऐसे आता है, लिनक्स यक्स रहेगा, लिनक्स भी चलता है। और विंडोज जेनक्स भी चलता है, क्या है, जेनक्स भी चलता है। तो ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मैक ओएस किसके द्वारा पेश किया गया था, तो ये एप्पल के द्वारा। हमने कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम MS डॉस हो गया, क्या, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज 11 और विंडोज का कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए विंडोज 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 8 भी है, विंडोज 10 भी है, विंडोज 11 भी है। और विंडोज का कुछ और आता है, जैसे विस्टा भी आता है, विंडोज लिनक्स, यूनिक्स भी आता है, विंडोज लिनक्स भी आता है, विंडोज जेनक्स भी आता है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये किससे प्रश्न है, केमिस्ट्री से। क्या कह रहा है कि कौन सा गैस आग बुझाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका प्रयोग जो है आग बुझाने में करता है। अगर आपसे पूछे कि ज्वलन में सहायक कौन सी गैस होती है, देखिए कहीं भी आपको किसी भी चीज को जलाना हो तो उसके लिए आप लोग के पास ऑक्सीजन गैस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे आप लोग के पास रहता नहीं है, वायुमंडल में हमारे पास विद्यमान है। तो इसी वजह से ज्वलन में सहायक कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन गैस, जिसे हम लोग O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो है ऑक्साइड होती है। अगर आपसे पूछे कि प्रशीतकों में, प्रशीतक का मतलब जो आपको ठंडा करने का काम करता है, प्रशीतकों में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, प्रशीतकों में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करते हैं, CFC गैस का, जो आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। और लाफिंग गैस के बारे में हमने बताया अभी पे, लाफिंग गैस कौन सा होता है, लाफिंग गैस के बारे में हमने बताया, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। लाफिंग गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। उसके बाद अगर आपसे हमने बताया कि बायोगैस में कौन सा गैस होता है, या फिर आपसे पूछे कि गोबर गैस में कौन सी गैस होता है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, या फिर
हमने बताया कि कौन सा गैस है, सीएनजी में कौन सी गैस होती है, तो इन सभी में कौन सा गैस होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन, जिसे CH4 भी बोलते हैं। CH4 इसका सूत्र होता है और इसको मार्स गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना। हमने क्या बताया कि कौन सा गैस आग बुझाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाता है। और ज्वलन में सहायक कौन सी गैस होती है, तो वो ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक होती है। प्रशीतकों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, प्रकाश संश्लेषण CO2 काम आता है प्रकाश संश्लेषण में। और लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और बायोगैस में, गोबर गैस में, CNG में, ये सभी मीथेन गैस इसमें होता है, तो जिसे मार्स गैस बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसा लग रहा है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को वहां पे मिलेगा। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो ये करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कार्य करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर भारत का राष्ट्रपति भी नहीं है तो उनके पद पे काम करेगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उनके पद पे काम करेगा भारत का कौन, मुख्य न्यायाधीश। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे एक बार हुआ भी है, भारत में राष्ट्रपति थे हमारे यहाँ कौन, भारत में राष्ट्रपति थे कौन, जाकिर हुसैन। कौन थे, जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन की क्या हो जाती है, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे और इनकी जो है कार्यकाल के दौरान ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब इनका जो कार्य जो है VV गिरी संभालते हैं। कौन संभालते हैं, VV गिरी। और VV गिरी उतने समय कौन थे, भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति थे। भारत में कौन थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक, तो ये कार्य इनका संभाल लेते हैं। ठीक, फिर क्या कर देते हैं कि VV गिरी भी क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तब इनका कार्यकाल कौन संभालते हैं, तब इनका जो कार्य है वो जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक, तो ये संभाल लेते हैं। ठीक, वैसे अभी आप लोग बताइए कि वर्तमान हमारी राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान समय जो भारत की जो है राष्ट्रपति कौन है। तो जैसे वर्तमान समय आपको राष्ट्रपति पूछे कौन है, तो ये है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या बताया कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश इनका कार्य देखेंगे। जैसे एक बार हुआ था, भारत में राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन और जाकिर हुसैन की क्या हो जाती है, कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। तब कार्य इनका संभाल लेते हैं कौन, VV गिरी। ये भारत के कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, लेकिन क्या कर देते हैं आगे चल के, ये भी इस्तीफा दे देते हैं। तो इनका कार्य कौन संभालते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कह रहा है कि अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है। तो अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है GPS, जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है GPS का। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या आप लोग बताएंगे चीन के GPS का क्या नाम है, तो इसके GPS का नाम है बाइडू। क्या नाम है, चीन के GPS का नाम बाइडू है। अगर आपसे पूछे रूस के पास भी कोई GPS है क्या, हाँ है, तो इसका नाम क्या है, ग्लोनास। क्या है, ग्लोनास, जो रूस का GPS है। अगर आपसे पूछे कि भारत के पास भी कोई GPS है क्या, तो हाँ है। क्या नाम है इसका, तो भारत की GPS नहीं यार, भारत के नेविगेशन सिस्टम, इसको नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो भारत के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, तो उसका नाम है नाविक। क्या नाम है, नाविक नाम है। और नाविक के बारे में ध्यान रखेंगे, नाविक के लिए अभी एक इसरो ने मिशन किया है। नाविक के लिए मिशन कौन सा किया है, इस पे एक नया सैटेलाइट भेजा है। मिशन का नाम है NVS-02। क्या नाम है मिशन का, NVS-02। ये इसरो का कौन सा मिशन था, 100वां मिशन था। और इसके लिए किस रॉकेट, कौन से रॉकेट से इसे इसरो ने भेजा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV कौन था, F-15 गया था।
GSLV F-15 गया था इसके लिए रॉकेट। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसरो का 100वां मिशन करंट अफेयर का प्रश्न है, भैया याद रखना 100वां मिशन कौन था, NVS-02 ये मिशन था और रॉकेट इसमें कौन सा गया था, GSLV F-15। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो है करंट अफेयर का प्रश्न था, इसका रिवीजन करेंगे कि अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है, तो GPS इसका नाम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चीन का जो है बाइडू है और रूस का क्या है, ग्लोनास है और भारत का क्या है, नाविक है। और NVS-02 है ये 100वां मिशन है। इसरो का रॉकेट कौन सा गया है, GSLV F-15 इसमें रॉकेट गया है। आगे बात करते हैं कि जनित्र किस ऊर्जा को किस में, अरे जनित्र आप लोग नहीं जानते, जो जनरेटर होता है, क्या होता है जनरेटर, जो शादी विवाह में लगता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए, उसको जनित्र बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ये बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक, अभी हमने क्या, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन, तो देखिए हम लोग माइक में बोलते हैं तो हम देते हैं क्या, ध्वनि ऊर्जा, क्या देते हैं, ध्वनि ऊर्जा। तो वो किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा ये बदल देता है आपकी विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। वहीं सौर पैनल अगर आपसे पूछे किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, सौर पैनल, तो सौर जो पैनल होते हैं ना, वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा को बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में। किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगर वहीं पे पूछे कि जब लकड़ी जलता है या फिर कोई भी चीज जब जलता है, लकड़ी जब जलना है, लकड़ी का जो जलाना होता है वो क्या काम करता है, लकड़ी कौन सी एनर्जी होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। लकड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। तो ये रासायनिक ऊर्जा किस में बदल देता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा में या फिर ऊष्मा ऊर्जा में, सॉरी प्रकाश और ऊष्मा दोनों में बदलता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रकाश और ऊष्मा में दोनों में बदलता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि जनित्र किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। वहीं पे माइक्रोफोन की बात करें तो वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहीं पे स्पीकर की बात करें या फिर लाउड स्पीकर की बात करें, यहाँ पे लिख लीजिए, लाउड स्पीकर की बात करें, इसी का उल्टा होता है। ये लाउड स्पीकर क्या काम करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को तेज करके ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। ठीक, वहीं पे सौर पैनल हमने बताया कि ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लकड़ी किस में बदलता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, देखिए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं कंट्रोल V का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि MS वर्ड के बारे में कुछ शॉर्टकट की के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि MS वर्ड में न्यू पेज खोलना हो आपको, तब किस की का प्रयोग करते हैं, तो न्यू पेज के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल N का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल+N का प्रयोग। अगर आपसे पूछे कि MS वर्ड में कोई फाइल ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कोई फाइल ओपन करने के लिए, तो इसमें प्रयोग करेंगे कंट्रोल O का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे पूछे कि MS वर्ड में कोई फाइल सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल S का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल+S का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे MS वर्ड में कोई भी चीज गलती हो जाती है तो अनडू करने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो इसमें कंट्रोल Z का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल+Z का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे पूछे कि MS वर्ड में रीडू करने के लिए, कोई चीज मतलब फिर से वही चीज फिर से करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कंट्रोल+Y का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड में अगर आपसे पूछे कोई भी चीज फाइंड करना हो तो इसके लिए किस की का प्रयोग करेंगे, तो ये करेंगे कंट्रोल F का प्रयोग करेंगे। किसका, कंट्रोल F का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ शॉर्टकट की थी जो MS वर्ड से संबंधित थी, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कंप्यूटर का प्रश्न था, किसका प्रश्न था, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रश्न था, शॉर्टकट की वगैरह कभी पूछ लेता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का प्रयोग करते हैं और नया पेज खोलने के लिए कंट्रोल N का, और कोई चीज ओपन करने के लिए कंट्रोल O का, कोई चीज सेव करने के लिए कंट्रोल S का, और कोई चीज जो है खराब हो गया है तो उसको सही करने के लिए जो है फिर से पहले जैसे करने के लिए कंट्रोल Z का, और जो पहले जैसे मतलब कोई चीज जो है
रीडू करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं, खोजने के लिए। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी साइंस कंप्यूटर से है। क्या कह रहा है कि कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल जिसमें डाटा और सेवाएं सूचना का स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे टीसीपी हो गया, टीसीपी को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसे बोलते हैं। ठीक, ये हो गया टीसीपी हो गया। हमने बताया आपको आईपी के बारे में। आईपी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद एचटीटीपी के बारे में भी आप लोग जानते हैं। एचटीटीपी ये भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जिसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे बोलते हैं। उसके बाद एफटीपी के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए रिवीजन कर लीजिए कि कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जैसे टीसीपी हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। आईपी क्या हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी क्या है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। और एचटीटीपी क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। एफटीपी और भी होते हैं, ये भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। कम से कम इतने के बारे में आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न हमने क्या बताया, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, साइंस से है, फिजिक्स से है। क्या कह रहा है कि लट्टू की गति किसका उदाहरण है। तो देखिए जो लट्टू की गति होता है ना, वो केंद्राभिमुख गति का उदाहरण होता है। क्या कहते हैं, केंद्राभिमुख गति का क्या होता है, उदाहरण होता है। केंद्राभिमुख बल का उदाहरण होता है, सॉरी, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको अभिकेंद्रीय बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय, इसको ही क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। इसमें जो है बल कहाँ पे काम करता है, बल जो है केंद्र की ओर काम करता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें बल जो है, कोई भी चीज अगर वृत्तीय पथ पे गति कर रही है तो उसमें अभिकेंद्रीय बल कैसे देखा जाएगा कि उसमें क्या होगा, केंद्र बल जो होगा केंद्र की ओर कार्य करेगा। ठीक, कहाँ पर कार्य करेगा, केंद्र की ओर। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखें तो इसके जो एग्जाम्पल, जैसे सूर्य की ओर ग्रहों की गति हो गया, ये इसके एग्जाम्पल ही पूछा जाता है एग्जाम में। सूर्य की ओर ग्रहों की गति हो गया, ग्रहों की गति इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम्पल आप लोग, जैसे डोरी से बंधी हुई गेंद को घुमाना, ये भी क्या हो गया, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डोरी से बंधी हुई क्या हो गया, डोरी से बंधी गेंद को घुमाना, तो ये घुमाना, तो ये कैसी गति हो गई। तो ये भी क्या हो, अभिकेंद्रीय बल या फिर जो है केंद्राभिमुख बल की जो है एग्जाम्पल है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। क्या होता है दूसरा, यहाँ पे नोट करेंगे, दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल दूसरा वाला होता है। अब अपकेंद्रीय बल के बारे में जैसे देखेंगे, जैसे इसमें बल किस ओर काम करता है और इसके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। अपकेंद्रीय बल में बल जो होता है वो बाहर की ओर काम करता है, यानी कि ये जो है अपकेंद्रीय बल में बल जो है केंद्र से दूर कार्य करता है। कहाँ कार्य करता है, केंद्र से दूर कार्य करता है। इसके मोस्ट फेवरेट जो एग्जामिनर का इसमें एग्जाम्पल क्या देता है, वॉशिंग मशीन में कौन सी गति होती है, कहाँ पे, वॉशिंग मशीन की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, उसमें कौन सा बल होता है, वॉशिंग मशीन की जो गति है उसमें कौन सा बल कार्य करता है, उसमें अपकेंद्रीय बल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो साइंस से हमने क्या प्रश्न बताया कि लट्टू की गति किसका उदाहरण है, तो केंद्राभिमुख बल। ठीक, सूर्य की ओर ग्रहों की गति किस चीज का उदाहरण है, ये भी अभिकेंद्रीय बल का। डोरी से बंधी हुई गेंद को घुमाना, तो ये भी किसकी गति का उदाहरण है, तो ये भी गति किसकी है, तो वो भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ही पूछता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, जो केंद्र से दूर कार्य करे।
जो बल केंद्र से दूर कार्य करे। जैसे वॉशिंग मशीन की गति क्या होता है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण ही घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूचकांक के बारे में है। हमारे एग्जाम में सूचकांकों से प्रश्न पूछता है, जैसे कि किस सूचकांक में भारत पहले स्थान पे है, सॉरी किस सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पे है और उसमें भारत का स्थान क्या है। तो ये सूचकांक के बारे में ये करंट अफेयर का प्रश्न है। हम लोग इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसे देखिए अगर आपसे पूछे कि भ्रष्टाचार वैश्विक लैंगिक सूचकांक में 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो भारत को इसमें 129वां स्थान मिला है। अब कुछ सूचकांक के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें 93वां स्थान मिला है। कितना? 93वां। रूल ऑफ लॉ में भारत में कौन सा स्थान मिला है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें मिला है 79वां स्थान मिला है। भारत एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें मिला है एशिया पावर इंडेक्स में 3रा स्थान मिला, 3rd स्थान। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन मानव विकास सूचकांक जिसे बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो इसमें भारत को 134वां स्थान मिला है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159 इसमें इसका भारत का स्थान है। तो ये कुछ इंडेक्स के बारे में हमने बताया जो आप लोग याद रखेंगे। जैसे वैश्विक लैंगिक सूचकांक में भारत का स्थान 129वां है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 134वां। भ्रष्टाचार सूचकांक इंपॉर्टेंट है, 93वां। लो और रूल ऑफ लॉ 79, एशिया पावर इंडेक्स 39, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत का स्थान 159वां है। ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन एक एंटीवायरस है, तो ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है। एंटीवायरस के बारे में देखिए, कौन एंटीवायरस है, कौन सर्च इंजन है, ये भी पूछा जाता है कि कौन से इसमें से सर्च इंजन है, तो ये भी हमने बताने वाले हैं आप लोग को। कौन सा इसमें सर्च वेब ब्राउजर है, ये भी पूछा जाता है। कौन सा इसमें वेब ब्राउजर है, तो इसमें सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बारे में आप लोग को याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेब ब्राउजर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए एंटीवायरस कौन सा है, जैसे एंटीवायरस कई है हमारे पास, जैसे क्या हो गया, नॉर्टन क्या है, एंटीवायरस है। अवास्ट भी क्या है, एंटीवायरस है। क्या है? अवास्ट। ये पैसे वाला भी होता है, फ्री वाला भी होता है। या अवास्ट हो गया। मैकफी भी क्या है, एंटीवायरस हो गया। मैकफी एंटीवायरस है। और बिट डिफेंडर ये सभी क्या है, एंटीवायरस है। सर्च इंजन क्या हो गया, जैसे गूगल हो गया, क्या है, गूगल आपका सर्च इंजन हो गया। याहू क्या हो गया, याहू भी क्या हो गया, सर्च इंजन हो गया। एक आपका बिंग हो गया, बिंग ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। ठीक। और वेब ब्राउजर क्या हो गया, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, ये क्या है, वेब ब्राउजर है। और फिर मोजिला हो गया, वेब ब्राउजर है। और उसके बाद फायरफॉक्स हो गया, ये क्या है, ये भी वेब ब्राउजर है। ओपेरा के बारे में भी आप लोग याद रखेंगे, ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। ये कौन एक एंटीवायरस है, नॉर्टन, अवास्ट, मैकफी और बिट डिफेंडर, ये सभी क्या है, एंटीवायरस हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से एंटीवायरस नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। सर्च इंजन के बारे में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो आप जब जानेंगे तभी इसका सही जवाब कर पाएंगे। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और बिंग सर्च इंजन। जबकि वेब ब्राउजर क्या होते हैं, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, मोजिला वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है और ओपेरा भी क्या है, वेब ब्राउजर है। ठीक। अगला प्रश्न फिर आ चुका करंट अफेयर से। क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 ट्रॉफी के विजेता कौन है, तो इसके विजेता हैं भारत। कौन है, भारत। और भारत इसको तीसरी बार जीत चुका है। कब जीत, तीसरी बार इसको भारत जीत चुका है। और ये महिला और पुरुष दोनों वाले खेलों में, जैसे महिला वाला भी होता है और पुरुष वाला भी होता है, यहाँ पे महिला एशियाई पूछा है तो महिला वाला भी और पुरुष वाला भी,
ये दोनों भारत जीता है। और उप विजेता कौन इसका है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उप विजेता आपका चीन है। कौन है, चीन है उप विजेता। और ये क्या किया है भाई साहब, ये महिला वाला भी हारा है, महिला वाला भी हारा है और पुरुष वाला भी हारा है। किसकी बात हो रही है, तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की बात हो रही है 2024 के। इस अभी आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका संस्करण अगर आपसे पूछे इस खेल का संस्करण कौन सा था, तो 5वां इसका संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 5वां। और अगला बात ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस बार जो है आयोजन कहाँ पे हुआ है, आयोजन ये भारत में हुआ है, अपने भारत में हुआ है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, तो भारत जीता है तीसरी बार। और इसमें महिला और पुरुष वाला दोनों भारत जीता है। और इसके उप विजेता कौन हुए, चीन हुए हैं। महिला और पुरुष वाला दोनों हारा है। संस्करण इसका 5वां था और आयोजन इसका भारत में हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छपाई किस तकनीक से होती है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये तकनीक किस कौन सी तकनीक से छपाई की जाती है, तो इस तकनीक का नाम है इटैग्लियो। इस तकनीक का नाम है इटैग्लियो प्रिंटिंग। इसको क्या कहते हैं, इटैग्लियो प्रिंटिंग। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रिंटिंग। और ये कहीं पे आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इटैग्लियो प्रिंटिंग रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब नोटों के बारे में देखेंगे। हमारे यहाँ नोट की छपाई कहाँ कहाँ पे होती है, तो नोट की जो हमारे यहाँ छपाई जो होती है वो 4 जगह पे होती है। कहाँ पे जगह, कितने जगह पे, 4 जगह पे। एक तो आपका नासिक में होती है, नासिक आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। दूसरी छपाई देवास में होती है, देवास। और देवास कहाँ पे है, ये एमपी में, मध्य प्रदेश में। तीसरी छपाई मैसूर, मैसूर में होती है। मैसूर कहाँ पे है, कर्नाटक में। और चौथी छपाई जो वेस्ट बंगाल में सालबोनी में होती है। कहाँ पे, सालबोनी में। तो यहाँ पे भारत में 4 जगह नोट छपाई होती है। वेस्ट बंगाल में सालबोनी, यहाँ पे नोट छपाई है। अगर आपसे पूछे कि नोट जारी कौन करता है, भारत में नोट जो है जारी कौन करता है, तो आरबीआई के द्वारा, भारत में आरबीआई द्वारा क्या होती है, भारत में नोट जारी की जाती है आरबीआई द्वारा। अगर आपसे पूछे कि नोट पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, नोट पर जो है हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर जो है वो आरबीआई के कौन करते हैं, आरबीआई के गवर्नर साहब करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था भैया, कह रहा है कि नोटों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की छपाई किस तकनीक से की जाती है, तो ये इटैग्लियो प्रिंटिंग के द्वारा की जाती है। इटैग्लियो प्रिंटिंग, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोटों पे लिखा रहता है वो थोड़ा उभरा उभरा रहता है, वो थोड़ा सा उभरा उभरा रहता है। तो उसे क्या, किस उस प्रिंटिंग को क्या कहते हैं, इटैग्लियो प्रिंटिंग कहते हैं। नोटों की जो छपाई होती है 4 जगह में, नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में नोट की छपाई होती है, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक में और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में होती है। नोटों पे जारी करने का अधिकार भारत में आरबीआई द्वारा नोट जारी कर जाता है। और नोटों पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि लोसांग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है, तो लोसांग जो है भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और सिक्किम राज्य से अगर आपसे पूछे कि सागा दावा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, सागा दावा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये भी कहाँ पे है, सिक्किम में मनाया जाता है। अब सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि नाथुला दर्रा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। अगर आपसे पूछे कि जयलेपला दर्रा कहाँ पे है, जयलेपला दर्रा कहाँ पे है, तो ये भी जो है सिक्किम में है। अगर आपसे पूछे कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे है, कंचनजंगा जो है पर्वत कहाँ पे है, सिक्किम में है। अगर आपसे पूछे चिलामू झील कहाँ पे है, चोलामू झील कहाँ पे है, चोलामू जो है झील कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, सिक्किम में है। अगर आपसे पूछे कि पाक्योंग हवाई अड्डा कहाँ पे है, पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वो भी सिक्किम में है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जो है जनजाति, यहाँ पे लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, लेप्चा नामक जो है जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो वो भी सिक्किम में ही पाई जाती है। उसके बाद हमने बताया कि सिक्किम जो है सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है, तो 3 देशों के साथ साझा करती है। इसके एक तरफ है नेपाल, नेपाल किस साइड में है, नेपाल जो है पश्चिम साइड में है। उसके बाद पूर्व की ओर है कौन सा, पूर्व में इसके है भूटान,
भूटान है, उत्तर में इसके चीन है। तो ये तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। राजधानी इसकी क्या है, गंगटोक है। यहीं पे रंगे हाथ लिख लीजिए, गंगटोक इसकी यहाँ पे राजधानी है। इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि लोसांग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय, सिक्किम का है। सागा दावा फेस्टिवल भी कहाँ का फेस्टिवल है, सिक्किम का है। और नाथुला दर्रा कहाँ पे, सिक्किम में। जयलेपला दर्रा सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में। चोलामू झील सिक्किम में। पाक्योंग गेवर एयरपोर्ट भी कहाँ पे, सिक्किम में। लेप्चा जनजाति भी सिक्किम में। और नेपाल इस सीमा कितने देशों के साथ बनाता है, 3। नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा बनाता है। गंगटोक इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है। तो तमिलनाडु में जो 2 लोकप्रिय लोक नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एक आप लोग ध्यान रखेंगे, कारगम लोक नृत्य, ये एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा एग्जाम में पूछा गया है देवराट्टम। तो ये दोनों याद रखेंगे, जो एग्जाम में पूछे गई होती हैं वो एग्जाम में फिर पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो इस वजह से आप लोग याद रखेंगे। अन्य लोक नृत्य भी यहाँ के हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कोलाट्टम कहाँ का है, कोलाट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का है। और दूसरा आपसे पूछे कुम्मी कहाँ का है, कुम्मी, तो ये भी तमिलनाडु का है। ठीक। और शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का अगर आपसे पूछ ले, लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछे शास्त्रीय नृत्य क्या है यहाँ का, तो वो है भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक है। क्या है, कथक शास्त्रीय नृत्य है। वही हमने बताया कि केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, केरल का भी हमने बताया। तो यहाँ का 2 शास्त्रीय नृत्य, एक है मोहिनी अट्टम और एक दूसरा आपका कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली है, यहाँ का 2 है। ठीक। और आपका आंध्र प्रदेश का अगर आपसे पूछे, आंध्र प्रदेशम में कौन सा है, तो आंध्र प्रदेशम में आपका कुचिपुड़ी है। कौन सी, कुचिपुड़ी लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य है। तो इतने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने बताया तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कारगम, ये सबसे लोकप्रिय है, और देवराट्टम। ठीक, ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। अन्य लोक नृत्य में आप लोग कोलाट्टम और कुम्मी भी याद रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य यहाँ की क्या है, भरतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है। या फिर उत्तर भारत का भी कह सकते हैं, केरल का क्या है, ये मोहिनी अट्टम और कथकली है। आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी है। ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कब सहमत हुई। तो ये 1947 में हुआ था। 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा ब्रिटिश सरकार ने कब किया, तो स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था ब्रिटिश सरकार। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। किसका प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। स्वतंत्रता की घोषणा ये 20 फरवरी जो है 1947 को किया। ठीक। इसमें क्या हुआ कि मतलब क्लीमेंट एटली थे यहाँ के प्रधानमंत्री। चलिए थोड़ा सा इतिहास के बारे में इसके देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे आपके, ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली, जब पार्टी जो है क्लीमेंट एटली जब चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो इन्होंने घोषणा किया था कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो जो है, जो ब्रिटेन के उपनिवेश है, उपनिवेश का मतलब किसी एक देश का शासन किसी दूसरे देश के द्वारा चलाया जाना। तो जैसे ब्रिटेन जो है भारत सहित कई देशों का शासन अपने हाथ में लिया था, अपने हाथ में कई देशों के शासन की बागडोर ली थी। तो जब क्लीमेंट एटली चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने घोषणा किया था कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो जो भी देश ब्रिटेन के उपनिवेश हैं उनको मैं आज़ाद कर दूंगा। तो इससे ब्रिटेन वालों मतलब भारत वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो जा करके क्या किए, ब्रिटेन में जा करके जो भारत के राजनेता थे, जो भारत के क्रांतिकारी लोग थे, वो जा करके ब्रिटेन में क्या करने लगे, लेबर पार्टी का करने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे। और होता क्या है कि लेबर पार्टी यहाँ पे चुनाव जीत जाती है और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, वो क्लीमेंट एटली बनते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं लेबर पार्टी। ये चुनाव जीतती है और वहाँ के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बनते हैं और वो भारत को क्या कर देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। इस समय भारत का गवर्नर जनरल, जब भारत आज़ाद हुआ था, गवर्नर जनरल कौन था, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत को आज़ाद करने में माउंट बेटन का भी बहुत बड़ा हाथ था, ठीक।
और इस समय भारत की अगर आपसे पूछे कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था कांग्रेस के कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी, जो कि सुचेता कृपलानी के कौन थे? पति थे। ठीक, चलिए रिवीजन करते हैं कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कब सहमत हुई। तो 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? 20 फरवरी 1947 में। बात एग्जाम में पूछी गई है। और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी से थे। और इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस समय? जेबी कृपलानी। भारत स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऐसे करके एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी मॉडर्न हिस्ट्री से है। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य भैया एक ही था, मात्र एक ही उद्देश्य था इसका कि जो ब्रिटिश जो है शासन सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, इनके जो ब्रिटिश सरकार है जो इनके आदेशों को क्या करना, ब्रिटिश सरकार को आदेशों की क्या करना? अवज्ञा करना। अवज्ञा का मतलब क्या होता है? ना मानना। ब्रिटिश सरकार के जो आदेश हैं उनको ना मानना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको ही क्या कहा गया है? इसको डांडी मार्च कहा गया। डांडी मार्च। और डांडी मार्च भारत में किसने शुरू किया था? तो इसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी जी ने, ये पूछा जाता है कब चला था, तो ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब चला था? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये कहाँ से कहाँ तक? तो ये साबरमती आश्रम जो आपका था, साबरमती आश्रम से डांडी तक चला था। कुल कितनी यात्रा थी? तो 241 किलोमीटर की यात्रा थी। कितने किलोमीटर की? 241 किलोमीटर। अभी वही 241 मील था, किलोमीटर में पूछे 241 मील की यात्रा थी, किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर इसकी यात्रा थी। इसमें गांधी जी के साथ 79 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 79 अनुयायी थे। कुल कितने दिन का समय लगा था? 24 दिन का समय। तो ये सभी बातें एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के जो आदेश हैं उनकी क्या करना? उनको मना करना था। इसे ही क्या कहा गया? डांडी मार्च। नमक तोड़ो कानून भी कहा जाता है। इसको गांधी जी ने शुरू किया था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था, साबरमती आश्रम से डांडी तक। और 241 मील की यात्रा थी, किलोमीटर में 385 किलोमीटर। गांधी जी को इस यात्रा को करने में 24 दिन का समय लगा था। 79 अनुयायी इसमें गांधी जी के फॉलोवर थे। कामाख्या माता मंदिर पूछे असम में। कहाँ पे? असम में। हमने बताया था कि अगर आपसे पूछे बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है, बद्रीनाथ मंदिर या फिर केदारनाथ मंदिर, ये दोनों मंदिर कहाँ पे है? बद्रीनाथ मंदिर या फिर केदारनाथ मंदिर, ये जो है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में है। ठीक, उसके बाद हमने पूछा कि आपसे पूछे, अब अगर आपसे पूछे स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, तो ये हमने बताया था कि अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे, तो आप लोग बताएंगे कि ये तमिलनाडु में है। भारत के कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में है। अगला हमने बताया था, अगर आपसे पूछे महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो महाकालेश्वर मंदिर जो है वो उज्जैन में है। कहाँ पे? उज्जैन में है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखेंगे। उज्जैन भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए कामाख्या माता मंदिर कहाँ पे है? असम में है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है? और केदारनाथ उत्तराखंड में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में। मीनाक्षी मंदिर कई बार पूछा गया एग्जाम में, तमिलनाडु राज्य में है। और हमने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे? उज्जैन मध्य प्रदेश में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा हो। क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए।